नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 3 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे, लेकिन अभी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए इंतजार करना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग 29 सितंबर को बैठक करेगा और उसी दिन उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार में सियासी पारा लंबे समय से चढ़ता चला आ रहा है, लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद इसमें और उछाल आ गया। एनडीए एक बार फिर नीतीश कुमार के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ रही है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने को प्रोजेक्ट कर चुके हैं। ऐसे में महागठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस चेहरे को लेकर अलग मत रखती है। वहीं लोक जनशक्ति के नेता चिराग पासवान भी अपने चेहरे को आगे बढ़ा रहे हैं और एनडीए से अलग मत रखते हैं। कुल जमा बिहार का चुनावी घमासान अब तेजी से सामने आएगा। वहीं एमपी के उपचुनाव को लेकर अभी और इंतजार है। इंतजार सिर्फ चुनाव की तारीखों का है। चुनावी विषाद तो हर दल पहले ही बिछा चुका है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। कौन होगा बिहार का सरताज? किसकी होगी बिहार में सरकार? क्या लालू राज फिर लौटेगा या नीतीश बाबू ही चलाएंगे सरकार? 10 नवंबर को साफ होगी बिहार की तस्वीर। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें 16 जिले और 31,000 पोलिंग बूथ होंगे। दूसरे फेज में 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होगा। इनमें 17 जिले 42,000 पोलिंग बूथ होंगे। तीसरे फेज में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 15 जिले 33,5 हजार पोलिंग बूथ होंगे। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। अगर बिहार की राजनीति पर नजर डालें तो 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में 39 सीटें एनडीए को मिली थी। सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। लोकसभा के नतीजों को अगर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो एनडीए को 223 सीटों पर बढ़त मिली थी। इनमें से 96 सीटों पर भाजपा तो 92 सीटों पर जदयू आगे थी। लोजपा 35 सीटों पर आगे थी। 1 सीट जीतने वाला महागठबंधन विधानसभा के लिहाज से 17 सीटों पर आगे था। इनमें 9 सीट पर राजद, 5 पर कांग्रेस, 2 पर हम सेकुलर जो एनडीए का हिस्सा है और 1 सीट पर रालोसपा को बढ़त मिली थी। इस लिहाज से देखा जाए तो एनडीए मजबूत है। वहीं अगर 2015 के नतीजों पर गौर करें तो आरजेडी समेत बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं कांग्रेस और जेडीयू के साथ प्रदेश में सरकार बनाई थी। फिलहाल जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। अब देखना होगा कांग्रेस और आरजेडी कौन सा समीकरण बैठाते हैं। फिलहाल उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव सत्ता की चाबी है। यही तय करेगा मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनी रहेगी या फिर कांग्रेस सत्ता वापसी करेगी। पर फिलहाल जिस तरह से तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, उस पर कांग्रेस सिर्फ बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दे रही है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उपचुनाव की तारीखों को आज फिर टाला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम कर रहा है। लगातार मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने थे, पूरे देश में बिहार के साथ चुनाव होने की बात कही थी। लगातार ताबड़तोड़ सभाएं शिवराज और सिंधिया की है। कहीं ना कहीं इनको देखते हुए 3 दिन फैसले को आगे बढ़ाया गया है। मेरा आग्रह है आज ही उस उपचुनाव को घोषित करना था, ताकि मध्य प्रदेश में जो खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार है, ये इसकी वापसी जल्दी से जल्दी हो सके। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान 29 सितंबर की बैठक के बाद होगा। अब देखना होगा मध्य प्रदेश में बिहार के साथ ही क्या उपचुनाव होते हैं। इस बार दिवाली बिहार में किसके लिए खुशियां लाएगी, ये 10 नवंबर को तय हो जाएगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जो सियासी संग्राम है वो भी अब धीरे धीरे
बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंतजार है मध्य प्रदेश को 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। 29 तारीख को जिस तरह से चुनाव आयोग बैठक करेगा और बैठक के बाद चुनाव तारीखों का ऐलान उस दिन वो कर सकता है। लेकिन बिहार में जिस तरह से सियासी संग्राम पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है और जब तारीखें अब सामने हैं, जाहिर सी बात है कि सभी दलों का गुणा गणित अब सामने आएगा। क्या जिस तरह से एनडीए ने नीतीश कुमार पर, उनके चेहरे पर एक बार फिर भरोसा किया है, वही महागठबंधन की हम बात करें या फिर हम बात करें तेजस्वी यादव की, वो अपना चेहरा सामने रख रहे हैं। वहीं चिराग पासवान भी सामने है। आज इसी से जुड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें, तारुफ करा दें। हमारे साथ में हैं बीजेपी नेता और प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, बहुत स्वागत करता हूं गुलरेज जी आपका। हमारे साथ में हैं कांग्रेस नेता योगेश यादव जी, योगेश जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले साहब। सरमन जी आपको भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले, इससे पहले कि बीजेपी कांग्रेस पर आऊं, सरमन नगेली जी से कमेंट्स ले लेता हूं बिहार चुनाव तारीखों को लेकर। सरमन जी, क्या किस तरह का महासंग्राम देखने को मिलेगा बिहार में, क्योंकि जिस तरह से एनडीए ने एक बार फिर नीतीश कुमार का चेहरा सामने रखा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव अकेले सामने हैं। वो तो लालू यादव का भी चेहरा अपने पोस्टरों में नहीं लगा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने भी ताल ठोक दी है। क्या कहेंगे यहाँ के सियासी गणित को? देखिए राजेश जी, ये जो बिहार विधानसभा के चुनाव का जो आज भारत के निर्वाचन आयोग ने जो अनाउंसमेंट किया है, वो कोविड के दौरान अनाउंसमेंट करना अपने आप में भारत के लिए, बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि जब कोविड का समय चल रहा है और ऐसे समय में चुनाव का अनाउंसमेंट करना, चुनाव की प्रक्रिया को प्रारंभ करना, ये अपने आप में भारत के निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से साउथ कोरिया में अप्रैल में, मिड अप्रैल में, 15 अप्रैल को आगे में पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, और भी कंट्रीज में भी इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया। तो जो अभी चुनाव के अनाउंसमेंट किया गया है, उसमें कोविड से कैसे सावधानी बरतें वो तो बताऊंगा ही मैं जब आप पूछेंगे मेरे से। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, बिहार में जो चुनाव होना है, वहां चुनाव जो है ना, नीतीश कुमार का जो गठबंधन है और जो तेजस्वी यादव, उन दोनों लोगों के बीच में चुनाव है। ये बात सही है कि चिराग पासवान 2, 4, 5, 10 सीट पर कुछ अपना असर करेंगे, या मांझी साहब भी कुछ असर करेंगे, या कांग्रेस पार्टी भी दमखम के साथ में अपनी वहां पे ताल ठोकेगी। लेकिन जो चुनाव परिणाम का जो वो रहेगा रुझान, वो नीतीश कुमार के दल के साथ जिनकी गठबंधन है वो, और तेजस्वी यादव के साथ में वो गठबंधन है वो, उन दोनों के बीच में ही जो है ना। लेकिन चूंकि कोविड का समय चल रहा है, तो वोटर टर्नआउट कितना होता है और उसमें क्या चुनाव की, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अब आपने कैंपेन पे क्या कहा कि 5 लोग कैंपेन के लिए जाएंगे, 2 लोग नॉमिनेशन के लिए जाएंगे, ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल करेंगे, ऑनलाइन आपको पेमेंट भी देना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब कोविड में एक नई प्रैक्टिस, नया इतिहास, एक नई परंपरा डिजिटल डेमोक्रेसी की दिशा में भी गणने को देखने को मिलेगी। आता हूं सरमन जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। तमाम सारे मुद्दे हैं आज चर्चा करने के लिए। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब हमारे साथ में हैं, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता। गुलरेज जी, बिहार में क्या मुद्दे लेकर एनडीए या बीजेपी जनता के पास पहुंचेगी? क्या सुशांत सिंह मामला जिस तरह से गरमाया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि बिहार की अस्मिता का सवाल है, तो विकास के मुद्दे रहेंगे कि सुशांत सिंह का मुद्दा होगा? नहीं, आपको होगा। देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो कि चुनावी कार्य देख रहे हैं बिहार में, उन्होंने साफ कहा था कि वहां पर सुशांत सिंह राजपूत जी का कोई विषय बनना नहीं है चुनाव के परिप्रेक्ष्य पे। जहां तक आप पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या रहेंगे, तो आप देखिए कि आप आज के समय
पटना में लैंड करें, बाय फ्लाइट लैंड करें, वो पटना से सीमांत तक आप चले जाए, आपको पक्की सड़क मिलेगी, एक ग्राम ऐसा नहीं मिलेगा जहां बिजली की सप्लाई नहीं है। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसके लिए बिहार को सबसे पिछड़ा माना जाता था, पिछले 3 सरकारों में हमारी सरकारों ने पूर्ण करके दिखाया। अब जो है उसको इंडस्ट्रियलाइज कैसे किया जाए बिहार को, ताकि वहां से जो माइग्रेशन होता है लेबर को, उसको कैसे रोका जाए, वह करना है। तो वास्तव बात यह है कि अब बिहार को बिहार नहीं रहने देना, बल्कि बिहार को मगध बनाना है, उसको उस चरम पर पहुंचाना है कि जब मगध की ख्याति पूरे विश्व में होती थी, चाहे वह उसकी यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हो, चाहे उसके रिपब्लिक स्तर जो स्ट्रक्चर था उसके माध्यम से हो, चाहे वहां के व्यापार के माध्यम से हो, चाहे वहां के रिसर्च के माध्यम से हो, क्योंकि इन सब चीजों के होने के लिए एक मूलभूत जो अधोसंरचना की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वह हमने 15 साल में कर दिया। अब आवश्यकता है कि उसके ऊपर जाकर विकास के दूसरे कार्य करना है, और वही हमारा मुद्दा है कि किस प्रकार लेकिन गुलरेज जी आप बात कर रहे हैं कि बिहार को अब इस तरह से बनाना है। इतने दिनों तक सरकार क्या कर रही थी आपकी? अगर हम बात करें कुछ रिकॉर्ड्स की, हम बात करें, अभी भी 40% टीचर के वैकेंसी जो है वो अभी खाली वहां पर पड़ी हुई है। दूसरी तरफ इंडेक्स की हम बात कर ले, एजुकेशन स्कूल एजुकेशन इंडेक्स में 20 में से 19 नंबर पर बिहार है। हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 19 नंबर पर है। आपको नहीं लगता कि इन सेक्टर में, चूंकि नीतीश कुमार का जो नाम, अगर हम नीतीश कुमार का नाम लेते हैं मुख्यमंत्री, तो एक विकास के रूप में नीतीश कुमार का नाम लिया जाता है, फिर ये तमाम सारी चीजें, चाहे हेल्थ की बात कर लें, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, उस कारोबार में जो आसानी से होता है 26वें नंबर पर है इंडेक्स में, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये तमाम सारी चीजें होना चाहिए थी, वो नहीं हुई अभी? बड़ा मौजूद प्रश्न है आपका जी, और आपको और हर पत्रकार को ऐसा ही प्रश्न शार्प पॉइंट के प्रश्न करना चाहिए। देखिए, ये बात सच है कि जो इंडेक्सेस को देखें तो बिहार काफी नीचे आता है, लेकिन 15 साल पहले जो स्थिति थी कि बिहार काफी ऊपर आता था, बिहार ऊपर आता था कि एब्डक्शन इंडस्ट्री, अपहरण की इंडस्ट्री में बिहार का नंबर क्या है, जो असलाह बनता था गैर कानूनी असलाह, उसमें उसका नंबर क्या है, यह सबको अब खत्म कर दिया है। और मैं आपको तो पहले भी कहा कि किसी चीज को भी, यदि किसी प्रांत को भी, किसी देश को भी, किसी नगर को भी यदि आगे ले जाना है विकास के पायदानों पर, तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो उसकी मूल भावना होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आप देखिए तो 25, चलिए मैं आता हूँ डॉक्टर गुलरेज साहब, मैं आपके पास में आऊंगा। योगेश यादव, कांग्रेस का भी वर्जन ले लेता हूँ। योगेश यादव साहब भी हमारे साथ में हैं। गुलरेज जी मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। योगेश जी हमारे साथ में हैं। योगेश जी, बिहार में किस तरह से कांग्रेस अपने आप को इस चुनाव में प्रोजेक्ट करेगी? क्योंकि अगर पिछला चुनाव जिस तरह से 2015 की बात करें, आपने जो चुनाव लड़ा था उसमें नीतीश कुमार भी साथ में थे, लालू यादव साथ में थे, लेकिन 2015 में स्थितियां परिस्थितियां बदली। अब तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार अपना चेहरा सामने रखकर सीएम के रूप में वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? बिहार में किस तरह से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस बात का है कि नीतीश कुमार के शासन में जिस तरीके से जंगल राज, जंगली राज के रूप में स्थापित हो गया, और बिहार में कानून व्यवस्था जिस तरीके से आप 18 नंबर 19 नंबर को कह रहे थे, वहां प्रशासन नाम की चीज समाप्त हो गई। और सबसे बड़ा विकृत रूप एक प्रशासन का नीतीश कुमार की सरकार का सामने आया है कोरोना के द्वारा। कोरोना के दौरान जिस तरीके बिहार वासियों के साथ बदसलूकी की गई और गैर जवाबदार तरीके से नीतीश कुमार के बयान आए हैं, और मरने के लिए छोड़ दिया सारे देश में बिहार के वासियों को। बिहार के वासी उस घाव को कभी भूल नहीं सकते, और नीतीश कुमार की सरकार को एक ऐसा तमाचा मारने के लिए तैयार बैठे हैं कि अब मौका मिला है प्रजातंत्र के इस महाकुंभ में। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने चौसर की चालें चलकर अपने आप को सुरक्षित करके प्रजातंत्र के को कलंकित किया, ना उन्होंने अपनी विचारधारा का पालन किया, कभी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहते रहे, सेकुलरिज्म के पक्ष में बोलते रहे। आप वही धर्मांधता भारतीय जनता पार्टी, वही धार्मिक उन्माद के साथ वो जाकर खड़े हो गए,
जंगल राज के साथ जाकर खड़े हो गए और आज जो देश के हालात हैं उससे भी बदतर हालात बिहार के हैं। बिहार पर एक परिवर्तन का दौर है और निश्चित ही नीतीश कुमार की सरकार वहां नेस्तनाबूद होगी, समाप्त होगी, जंगल राज समाप्त होने के कगार पर। अब प्रश्न उठता है कि मध्य प्रदेश के बारे में मुझे कहना बहुत जरूरी है, यदि आप समय देते हैं तो योगेश जी मेरा इसी से जुड़ा, मैं मध्य प्रदेश से भी आऊंगा, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल और है बिहार से जुड़ा। कांग्रेस किस तरह से, चूंकि महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी ने अपना चेहरा सामने रख दिया है और इसको लेकर कोई भी दल तैयार नहीं है, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, तो कांग्रेस क्या सभी सीटों पर अकेले वहां पर चुनाव लड़ेगी या फिर किसी के साथ उसका समझौता होने का भी प्लान है? देखिए, कांग्रेस की अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी इस संदर्भ में अपने निर्णय लेगी और हमारा जो हाईकमान है वो इस संदर्भ में अपनी बात को और अपनी भावनाओं को स्पष्ट करेगा। लेकिन फिर भी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते मैं 2-3 बातें आपको स्पष्ट कर दूं। हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार का विरोध करेंगे। 15 साल से जो जंगल राज कायम कर रखा है उसका विरोध करेंगे और वहां पर एक सुव्यवस्थित सरकार स्थापित करने के लिए कैसा भी हमें गठबंधन करना पड़े उस गठबंधन के साथ हम जाने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रथम लक्ष्य है कि बिहार वासियों को सुशासन प्रदान करना है। लेकिन योगेश जी, एक और बिहार में जिस तरह से देखने को मिल रहा है, लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव कहीं भी उनका नाम सामने नहीं रख रहे हैं, कहीं किसी पोस्टर में उनकी फोटो नहीं लगा रहे हैं। हालांकि ये आरजेडी का मामला है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, इसको आप क्योंकि किस नजर से देखते हैं इसको आप? देखिए, आरजेडी के संस्थापक और मान्यता प्राप्त नेता श्री लालू प्रसाद जी यादव हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लालू प्रसाद जी यादव को ट्रैक से दरकिनार किया जा रहा है। लालू जी की एक छवि है, एक स्पष्टता है उनकी, और उनके कार्य में उन्होंने जब केंद्र में वो मंत्री रहे, चाहे रेल मंत्री रहे, किसी भी प्रशासन में उन्होंने विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। वो एक सर्वमान्य नेता है। मुझे नहीं लगता कि आरजेडी उनको अवॉइड करेगी या तेजस्वी यादव उनके बिना चुनाव लड़ेंगे। ये एक लालू प्रसाद जी यादव मान्यता प्राप्त नेता है और हम धर्मनिरपेक्ष जो भी बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। और धर्मांध के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के अंदर एक तरीके की वैमनस्यता और एक कट्टर हिंदुत्ववाद का करके देश को आतंक के दौर में झोंका है और अल्पसंख्यक के खिलाफ जो नीतियां अपनाई है और जंगल राज कायम करके बिहार में जितनी अराजकता कायम की है, गुलरेज जी अपनी आत्मा से पूछिए कि अल्पसंख्यक के खिलाफ किस तरीके का वातावरण केंद्र सरकार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने कायम किया है। यह अच्छी तरह जानते हैं अल्पसंख्यक पर क्या अत्याचार हुए। हम धर्मनिरपेक्षता के साथ रहेंगे। चलिए योगेश जी, दोबारा आता हूँ, हम भ्रष्टाचार के दोबारा आता हूँ, उपचुनाव की भी बात करें, उपचुनाव की चर्चा भी करेंगे। अपनी ईमान के साथ कहिए, अपनी आत्मा की आवाज के साथ कहिए, अल्पसंख्यक के साथ वहाँ कितना अत्याचार हुआ है। चलिए गुलरेज जी, मैं आऊंगा, शर्मा नंगेले साहब के पास में आऊंगा, एक सवाल उनसे जुड़ा हुआ है। शर्मा जी, जिस तरह से इस बार देखें चुनाव आयोग ने, चूंकि आपने कोविड का जिस तरह से जिक्र किया और उसी को लेकर चुनाव आयोग ने तमाम तरह की जो गाइडलाइन है उसको सामने रखा है कि कैसे, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे अन्य जो सुरक्षा मानक उनकी बात करें। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी बात ये इस चुनाव में देखने को मिली है, जिस तरह से ऐलान किया गया है कि ये पहला मौका होगा 2000 के बाद जब 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। अमूमन बिहार में 4, 5, 6 फेस में वहां पर चुनाव हुआ करते थे। इसको किस नजर से देखा जाए? आखिर क्या ये भी एक कोविड की प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया है? देखिए राजेश जी, ये जो चरणों की जो बात है, ये जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो रहते हैं, जो कि जिले के जिलाधिकारी भी रहते हैं, उनकी रिपोर्ट्स जैसे भी इलेक्शन कमीशन के पास आती है, स्टेट के इलेक्शन कमीशन जो कि उनका अपर निर्वाचन, जो कि सेंट्रल का मुख्य निर्वाचन आयोग कार्यालय के जो अधीनस्थ कार्यालय रहते हैं, उनको वो रिपोर्ट भेजते हैं, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता। हो सकता है इसमें यदि समय भी बढ़ सकता था, यदि बाढ़ की स्थिति रहती थी। उनका जो नॉर्म्स है वो स्पष्ट कहता है कि जहां पर उनकी जो
पोलिंग पार्टी है उसको आने जाने में कोई अड़चन नहीं है तो वो जल्दी कराते हैं, यदि आने जाने में अड़चन है तो देर से कराते हैं, और यदि कोई बहुत ज्यादा अड़चन है तो चुनाव को टाल भी सकते हैं। उनके यहाँ पे उनको भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग को इसके अधिकार भी प्राप्त हैं। तो अब वो 3 चरणों में करा रहे हैं, तो इसके पीछे ये भी आपका जो कहना है वो सही भी। देखिए बात तो मैं एक पत्रकार के नाते, डिजिटल जर्नलिस्ट के नाते स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस बार वोटर टर्नआउट बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। उसका कारण है कि कोविड का असर बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग ने शर्मा जी बोलिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग ने कुछ गाइडलाइन भी जारी की है जो कोविड से जुड़ी हुई है। उसका आपके चैनल के माध्यम से आम दर्शकों के बीच बताना इसलिए जरूरी है कि जो गाइडलाइन मतदान प्रक्रिया से लेकर मतदान तक के लिए जारी की है, वही की वही गाइडलाइन, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा जो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुई है वो बाई इलेक्शन के लिए भी है। तो मध्य प्रदेश के जो 28 विधानसभा के उपचुनाव होना है उन पर भी लागू होने की पूरी संभावना है। अब उसमें ये है कि देखिए फेस मास्क पहनना, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स, इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ा उनका जो गाइडलाइन का जो एक मुद्दा है वो ये है। साथ साथ जो मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन को भी रजिस्टर असाइन किया गया है। ईवीएम में यदि आप वोटिंग करते हैं तो मतदाताओं को दस्ताने दिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर मतदाताओं को पहचान के लिए उनका मास्क भी हटाना पड़ सकता है। अच्छा, उनको ऑनलाइन जो है ना नामांकन, अपना नॉमिनेशन जो है ना वो ऑनलाइन फिल करना है, उसकी फीस भी उनको ऑनलाइन जमा करना है, और मतदान प्रचार के लिए केवल वो 5 लोगों को साथ रख सकते हैं। शर्मा जी 1 घंटे का समय भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन मेरा सवाल अब उपचुनाव से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग आज जब बिहार की तारीखों का ऐलान कर रहा था, तो आज जहां उपचुनाव होना है उन तारीखों का ऐलान नहीं, 29 को कहा जा रहा है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है कि बैठक करेंगे और फिर तारीखों का ऐलान करेंगे, इसकी क्या वजह मानी जाए? देखिए क्या है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग जो है ना वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। उस पर किसी भी शक्ति का, किसी भी सरकार का और किसी भी संस्था का कोई उन पर अधिकार या कोई उन पर किसी की जो है ना वो नहीं रहता, उनके ऊपर किसी तरह का उनके ऊपर कोई निर्देश या कोई बात नहीं उनके ऊपर लागू होती है। वो स्वतंत्र है पूरी तरीके से। अब इसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग ने ये आज अनाउंसमेंट इसलिए नहीं किया कि हो सकता कि जो पार्टी है जो पार्टियां चुनाव में आ रही हैं, उन पार्टियों के जो भी उनके पास सजेशंस आते हैं, जब तक वो कोविड के दौरान ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है साउथ कोरिया की, उसमें ये है कि जो आपके पार्टिसिपेंट लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो आपके गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार है, तभी इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन जारी करने के लिए। सर मैं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब के पास में आता हूँ। गुलरेज जी, ये भी कहा जा रहा है, मैंने कांग्रेस का वर्जन सुना, उनके जो विधायक हैं उनका हमने वर्जन सुना, और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी बीजेपी के दबाव में है, और यही कारण है कि आज तारीखों का ऐलान करना चाहिए था, नहीं किया, क्योंकि सीएम शिवराज की सभा थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा थी। ऐसा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे मित्र थे, कांग्रेस के मित्र ने आक्षेप लगाया बीजेपी पर कि माइनॉरिटीज के विषय में, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश के प्रवक्ता के नाते बैठा हूं भाजपा का अपने चैनल पर, मतलब पार्टी का मुंह हूं, जो मैं बोलूंगा वो पार्टी की लकीर होगी। उसी प्रकार से बिहार से शाहनवाज हुसैन आते हैं जो राष्ट्रीय चेहरे की तरह बैठते हैं, तो सब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। अब आप पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश के विषय में, जहां तक मध्य प्रदेश का विषय है, चुनाव आयोग के ऊपर है, वह कब चुनाव करवाना चाहता है, कब तारीख डिक्लेयर करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी तमामों किस्म के भोंडे आक्षेप लगा रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो हारने वाली है और हार का ठीकरा किसी पर तोड़ना चाहती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, देखिए हम एक ऐसे छात्र हैं राजनीतिक विज्ञान के जो साल भर अपनी पढ़ाई करते हैं, वो जब गुरु
और अभी यहाँ गुरु चुनाव आयोग होता है, तो जब गुरु जो है वह परीक्षा लेता है तो वो कभी भी ले ले, हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, हमको इस बात का पूर्ण विश्वास है। यदि चुनाव आयोग कहता है कि कल सुबह चुनाव होंगे तो भी हम तैयार हैं और तो भी हम विजय का पताका लहराएंगे, क्योंकि हमने पढ़ाई की। और पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई वह होती है लोकतंत्र में कि जो हमारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं मिल जाए जनता की इच्छाओं से, हमारा जो लाभ है वो उसी में लाभ हो तो जनता को जिस चीज में लाभ होता है। तो जब दोनों चीजों का एकात्मता होती है, जनता और राजनीतिक दल के बीच में एकात्मता होती है, तो फिर परिणाम सुखद आते हैं। इसलिए हमको डर नहीं है कब चुनाव होता है, आज हो कल हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद। चलिए, योगेश यादव साहब हमारे साथ में हैं, कांग्रेस नेता और प्रवक्ता की भूमिका में जिस तरह से डिबेट में शामिल हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश की आप चर्चा कर रहे थे। देखिए, मैं चुनाव आयोग की आज की घोषणा पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता हूं जी। और आज से ही इस बात का आभास हो गया है कि चुनाव आयोग की भूमिका कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार के दबाव में संदिग्ध होने वाली है, क्योंकि ये बात स्पष्ट होती है कि केंद्र सरकार के द्वारा किया गया निर्णय मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग का। गुलरेज जी सुनिए, सुनने की ताकत रखा करें, आप घबरा क्यों जाते हैं? गुलरेज जी सुन लीजिए, योगेश जी बोल रहे हैं जी। सुना करें, देखिए जी, मैं आऊंगा आपके पास में, आ जाऊंगा। गुलरेज जी घबरा जाते हैं आप, इतनी जल्दी नर्वस क्यों? योगेश जी बोलिए, आप योगेश जी घबरा क्यों जाते हैं? देखिए घबरा जाते हैं आप, डर क्यों जाते हैं? गुलरेज जी प्लीज आप थोड़ा बोल लेने दीजिए। योगेश आपका जब मौका आया था, योगेश जी सुन रहे थे। बोलने का तरीका है ना जी, ये आप अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं कि आपका डर है, भय है। चलिए योगेश जी बोलिए, आप बोलिए, वो शांत हो गए हैं, बोलिए आप। देखिए, मेरा स्पष्ट आरोप है कि आज चुनाव आयोग ने 29 तारीख को चुनाव के तारीख की घोषणा के बारे में शिवराज सिंह चौहान को इस तरीके की हिंट दे दी कि 4 दिन में आप जितनी घोषणा की जा सके करें। कल सावेर में चुनाव में मुख्यमंत्री जी की एक आम सभा है। मैं अभी से आपके चुनाव के आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि कल सावेर में नर्मदा के चरण की और नर्मदा के जल प्रदाय की घोषणा मुख्यमंत्री के मुखारबिंद से की जाएगी। इस तरीके का हाटपिपलिया में भी, देवास में भी नर्मदा के संदर्भ में घोषणा की जाने वाली है। ये 4 दिन का दुरुपयोग शब्द का उपयोग कर रहा हूं मैं कि ये शिवराज सिंह जी और लेकिन योगेश जी, आपको नहीं लगता कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही चुनाव थोड़ी है, देश के अन्य जगहों पर उपचुनाव भी होना है? तकरीबन 65 जगहों पर चुनाव होना है। फिर शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्यों चुनाव आयोग रोक देगा तारीखों का ऐलान? मध्य प्रदेश में इस चुनाव से सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनने वाली, कांग्रेस की सरकार या अन्य राज्यों में सरकार प्रभावित नहीं होगी। मध्य प्रदेश का चुनाव नई सरकार तय करेगा। ये घबराए हुए लोग हैं। शिवराज सिंह जी ने कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग को मेंटेन करके, निर्वाचन आयोग को मेंटेन करके ये 4 दिन बढ़ाया। क्या जरूरत थी चुनाव आयोग को आज ये कहने की कि हम 29 तारीख को घोषणा करेंगे? या तो वो हाँ कहते या तो ना करते। कहीं ना कहीं से निर्वाचन आयोग की भूमिका इस मामले में संदिग्ध है और ताबड़तोड़ तक 4 दिन में कितनी। चलिए योगेश जी, सवाल तमाम तरह के हैं, चुनाव तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन सवाल जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, लेकिन सरमन नगेले साहब भी कह रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, सवाल हो सकते हैं, राजनीति है, सियासत है, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि बिहार में जो चुनाव का महासंग्राम है अब वो देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी लगातार, चाहे कोई भी दल हो, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दल, लगातार अपनी रणनीति लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में डॉक्टर गुलरेज शेख, योगेश यादव जी और सरमन नगेले साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर चुनावी बेला है, चाहे बिहार की हो या मध्य प्रदेश की हो या देश के अन्य कोनों में होने वाले उपचुनाव हों, लोकसभा की एक सीट भी उसमें शामिल है। और जो राजनीति है, जो सियासत है पूरे देश में, बिहार में और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो सत्ता का संग्राम है वो लगातार परवान चढ़ता जा रहा है। आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिस तरह से सागर और रायसेन जिले में सभाएं की, कहीं ना कहीं हुंकार भरी चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। आगे भी
चूंकि चुनावी समर है, ऐसे में तमाम तरह की सियासत, राजनीति और चुनाव से जुड़ी जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, ज्वाइन द 100% digitally enabled, future ready university.